दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। वो है सीईओ से शादी कहानी के बारे में। तो दोस्तों मैं अभी उसके एपिसोड्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि एक या दो एपिसोड में काम नहीं चल रहा, आप हमें ज़्यादा एपिसोड दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए ही लगा हुआ हूँ, क्योंकि वो कहानी राइटर अभी थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो एक साथ इकट्ठे हो जाएं। तो मैं आपको पाँच पाँच एपिसोड करके दूं, और जिससे अभी मैं शुरुआत कर दूंगा शायद कल से आपको पाँच एपिसोड दूं। फिर उसके बाद हम एक दो दिन का वेट करेंगे, फिर हम आपको पाँच एपिसोड देंगे। और जैसे एक दो दिन के टाइम इंटरवल पर आपको पाँच पाँच एपिसोड दे दिया करूँगा। और प्लीज़ आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो हमारी नई कहानी सीक्रेट घर जमाई है वो कैसी लग रही है। और जो हमारे जो नए व्यूवर जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। जो आज कमेंट करके बताएगा कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कल की वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा और उनके बारे में बातें भी की जाएगी। तो आप अपने गांव शहर का नाम हमें लिखकर ज़रूर भेजें। तो कल हमने देखा कि किस तरीके से समर भारद्वाज प्राची देसाई के साथ वहां बख्तावर के अड्डे पर चला जाता है। बख्तावर के अड्डे पर बहुत सारे गुंडे होने के बावजूद भी समर में डर का कोई भी भाव नहीं दिखाई देता। और समर हमेशा से ही ऐसा रहा था। वो एक शैडो किंग था जो किसी से डरता नहीं था। और जब बख्तावर ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो समर ने अपने एक ही पंच से उसे 15 फीट दूर जाकर गिरवा दिया था, और वो उसका हाथ भी टूट गया था। अब आगे दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बख्तावर ने अपनी टूटी हुई बाह को पकड़ते हुए भयभीत होकर कहा, ऐसी ताकत, ऐसी ताकत तो मैंने आज तक कभी देखी भी नहीं। ये इंसान है या फिर कुछ और ही। वेल्ड विर्निंग फेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए बख्तावर हर दिन अपने हाथ से पेड़ों और चट्टानों को पंच मारता था। आखिरकार विंड विर्लिंग फर्स्ट का उपयोग करके वो सबसे कठोर चट्टान को भी तोड़ सकता था। उसे ये नहीं पता था कि वो इतना अनलकी होगा कि उसका सामना एक मार्शल आर्ट मास्टर से हो जाएगा। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि सामने खड़े आदमी से वो निपट सके। बख्तावर 6 फीट 2 इंच लंबा हट्टा कट्टा आदमी था, लेकिन वो एक ही पंच में समर ने से अनएक्सपेक्टेड तरीके से हार गया था। इतना ही नहीं, वो पंच के फोर्स से 7-8 मीटर उड़ता हुआ दूर जाकर गिर गया था। तभी कुछ आवाजें आने लगी। हार गई, बॉस हार गई। अरे ये क्या हुआ, बॉस हार गए। चारों तरफ खड़े बख्तावर के गुंडे हैरान थे, और उनकी आंखों में पूरी तरह से अविश्वास था। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे अरे यार, बॉस बॉस ऐसे कैसे हार सकते हैं। दूसरों ने भी हैरानी भरी आवाज में कहा, नहीं नहीं भाई, मैं विश्वास नहीं कर सकता। बॉस तो बहुत पावरफुल है, वो तो इस कमजोर से दिखने वाले लड़के से हार कैसे सकते हैं। एक ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओह, ये ये क्या हो गया है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं या हमारे बॉस सच में हार गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मार कर देखा, कहीं वो नींद में तो नहीं था। तभी उसके आसपास खड़े आदमी ने उससे कहा, अरे भाई भाई, बॉस सच में हार गए हैं। एक ही पंच में वो 7-8 मीटर उड़कर पीछे गिर गई। पता नहीं हमारे बॉस इतने हल्के कैसे महसूस हो रहे हैं। उन सब की नजर बख्तावर उनका बॉस नहीं मालिक था, और वो उसे अब तक का सबसे ताकतवर आदमी समझते थे। इसमें कुछ झूठ भी नहीं था। आज से पहले वो पूरे इंदौर का सबसे पावरफुल आदमी था। इंदौर की सभी गैंग्स बख्तावर का नाम सुनकर थर थर कांपने लगती थी। लेकिन अब एक दुबले से हैंडसम लड़के ने सिर्फ एक पंच मारकर उन्हें हरा दिया था। वो हैरान थे कि किसी अकल्पनीय भय से गिर गए थे। वो युवक आया कहाँ से था। उन्हें यकीन नहीं था कि उन्होंने उसे इंदौर में कभी भी नहीं देखा, न ही उनका उसका नाम सुना। लेकिन वो इतना सक्षम कैसे था कि उसने बख्तावर को एक ही पंच में मारकर हरा दिया था। अपने आदमियों को
इस तरह असंभित देखकर बख्तावर को गुस्सा आने लगा। वो अब और भी क्रूर दिखाई दे रहा था और जोर से चिल्लाया, ऐसे तुम लोग क्या खड़े खड़े देख रहे हो? अरे आगे बढ़कर इसे मार डालो। उसने सोचा कि अगर वो सभी मिलकर हमला करेंगे तो समर झेल नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपने आदमियों को एक साथ मिलकर समर पर हमला करने के लिए कहा। उसने अपने मन ही मन कहा, तो तुम खुद को काबिल समझते हो? मेरे पास तुम्हें हराने के लिए और भी लोग हैं। चलो देखते हैं अब तुम क्या करोगे। जब एक साथ इतने आएंगे तो तुम कर भी क्या लोगे? इसलिए उसने और भी क्रूरता से अपने आदमियों की तरफ देखते हुए फिर कहा, भाइयों, भाइयों, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। मेरा बदला लो भाइयों, इस आदमी को मार डालो। बख्तावर का हुक्म सुनकर आसपास के गुंडे लाठी डंडे बियर की बोतलें लेकर समर की ओर देखकर चिल्लाने लगे। बख्तावर उनका हेड था। अगर उसे किसी ने मारा है तो किसी उसके सच्चे फॉलोअर्स होने के नाते उन्हें उसका बदला लेना चाहिए था। उनके दिलों में समर चाहे कितना भी सक्षम ही क्यों ना हो, वो आज अकेला ही था। लेकिन उनकी गिनती दर्जनों में थी। उनके पास हथियार भी थे। उनके लिए इस निहत्थे और दुबले पतले लड़के को हराना बिल्कुल आसान दिखाई दे रहा था। जैसा कि कहावत है, दो हाथों के लिए चार हाथों से लड़ना मुश्किल है। चाहे कोई कितना भी सक्षम क्यों ना हो, उसके पास केवल एक जोड़ी हाथ ही थे। और जब वे उसके प्रतिद्वंदी उसके पास सैकड़ों हाथ थे, दोनों की आपस में तुलना कैसे की जा सकती थी? समर को दर्जनों गुंडों से घिरा देखकर प्राची इधर बुरी तरह से घबरा गई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, समर, समर, वो लोग आ रहे हैं, सावधान रहो। समर ने बिना प्राची की तरफ देखे उन गुंडों को घूरते हुए कहा, प्राची, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसने उन गुंडों को एक क्रूर मुस्कान के साथ देखा। स्पीड बिल्कुल बिजली की जैसे तेज हो गई थी। वो तुरंत उन बदमाशों के बीच में घुस गया और बैंग बैंग बूम 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 करते करते समर भेड़िए की तरह चलता जा रहा था, जो भेड़ों के झुंड पर हमला कर रहा था और एक एक करके सभी को पंच और किक से मार रहा था। अब वहां पर बदमाशों की तीखी तीखी चीखें सुनाई देने लगी थी। कुछ के हाथ टूट गए, कुछ के पैर टूट गए, कुछ के तो दांत भी टूटकर नीचे गिर गए थे। पलक झपकते ही जो दर्जन आदमी खूंखार दिखाई दे रहे थे, वो सब खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़े दर्द से करहा रहे थे। इन बदमाशों ने बिल्कुल कल्पना नहीं की थी कि वो इस तरह से हार जाएंगे। लेकिन उनकी कल्पना के बिल्कुल उल्ट रिजल्ट बहुत क्रूर हो गए थे। वो समर को डराना और धमकाना चाहते थे। वो अपनी संख्या ज्यादा होने का फायदा उठाते हुए बख्तावर को मारने की सजा देना चाहते थे। लेकिन वो जानते नहीं थे कि झुंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, शैडो किंग के लिए सिर्फ कमजोर मुर्गियां ही थी। समर की ताकत देखकर प्राची चौंक गई। उसने हैरान होते हुए कहा, समर, तुम तो बहुत पावरफुल हो। वाह! हैरानी के मारे उसके मुंह खुले के खुले रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना मुंह बंद करना ही भूल गई थी। अभी उसको समर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये लोग समर का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। समर इतना पावरफुल था कि प्राची का उस पर दिल आ गया था। समर का पतला लेकिन मस्कुलर बॉडी देखकर प्राची को पता नहीं क्यों शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसके पेट में तितलियां उड़ रही हो। उसकी आंखें चमक उठी। समर की शर्ट फट गई थी। उसकी तनु ही मांसपेशियां देखकर उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई। उसकी बॉडी देखकर कोई भी लड़की उसकी फैन हो बन सकती थी। जैसा कि कहावत है, हीरोज लव्स ब्यूटीज बट ब्यूटीज ऑल्सो लव हीरो। मादा जानवरों में मजबूत नर जानवरों के लिए एक प्राकृतिक अक्षुण्ण प्रशंसा होती है। यह उनकी आनुवंशिक प्रवृत्ति से निर्धारित होता है। वैसे ही समर की ताकत देखकर प्राची खुश और उत्साहित हो गई थी। लेकिन वे गैंगस्टर खुश नहीं थे। डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, जैसे कि उनके माता पिता मर गए हों। नहीं, उससे भी ज्यादा वो लोग भयभीत दिखाई देने लगे थे। उस पल बख्तावर और सभी गैंगस्टर डर गए थे। वो समर के मुंह देखकर बिल्कुल हैरानी और डर के भाव में लिपटे हुए थे। उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं,
ये ये इंसान नहीं, ये तो राक्षस है, राक्षस। क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक आदमी ने पलक झपकते ही दर्जनों आदमी हथियार बंदों को गुंडों को हरा दिया था। बख्तावर जानता था कि उसके आदमी बिल्कुल साधारण गुंडे भी नहीं थे। वे अक्सर लड़ाई करते थे और बहुत ताकतवर मार्शल आर्ट फाइटर भी थे। उनमें से कई तो लेवल 2 के स्टेज 1 पर थे। मार्शल आर्ट में कुल 3 लेवल होते हैं और हर लेवल पर एक लेवल के 3 स्टेज। लोगों का पहला लेवल पार करने में ही सालों लग जाते हैं। लेकिन समर की फाइटिंग स्किल देखकर बख्तावर को लग रहा था कि वो कोई मार्शल आर्ट मास्टर ही होगा। उसे विश्वास था कि केवल 3 लेवल का फाइटर भी उसके आदमियों को इस तरह हरा नहीं सकता था। भले ही उसके ज्यादातर आदमी लेवल 1 स्टेज पर थे, लेकिन उनमें से कई लेवल 2 के स्टेज 1 को पार करने के कगार पर थे। माना कि लेवल 3 के आदमी के आगे वो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जितनी उनकी संख्या थी उसके आगे वो 3 लेवल का आदमी भी टिक नहीं पा सकता था। फिर भी एक दुबले पतले से दिखने वाले लड़के ने 1 मिनट में उसके सभी आदमियों को हरा दिया। अगर वो शैतान नहीं तो क्या था। पतला दुबला होने के बावजूद भी समर ने अच्छी बॉडी बनाई हुई थी। उसकी तनी हुई मांसपेशियां देखकर और उसकी लड़ने का तरीका देखकर बख्तावर की आंखें डर और पछतावे से भर गई। अगर उसे पहले पता होता तो यह आदमी इतना भयानक है तो वह चुपचाप उसे 1 करोड़ रुपए दे ही देता। लेकिन अब जब उसकी वजह से सब कुछ हुआ है तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसका पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो अपने किए हुए पर पछता रहा है। तभी अचानक उसके पीछे से एक कोमल आवाज सुनाई दी। हिलना मत, सब अपने हाथ ऊपर कर लो, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो सीधा गोली लग जाएगी। और फिर एक गन तानते हुए खूबसूरत पुलिस वाली ढाबे के अंदर आ गई। उसने अपनी गन समर और बख्तावर की तरफ दोनों हाथों से तान दी। समर ने पलटकर देखा कि वो खूबसूरत पुलिस वाली कोई और नहीं, जिया शेखावत ही थी। समर ने भौहें सुकोड़ी। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दे रही थी। जिया भी उसको देखकर चौंक गई थी। चौंकते हुए दोनों ने एक साथ कहा, अरे अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समर हैरानी से जिया की तरफ देख रहा था। तभी जिया ने उसको घूरते हुए कहा, तो तुम हो वो कमीने जो बाइक पर ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। पुलिस को देखकर भी तुम रुके नहीं और भाग गए। इस बार मैं देखती हूँ कौन तुम्हें मेरे हाथों से बचाता है। समर को उसकी बात समझ नहीं आई। हाँ, इसलिए उसने हैरान होते हुए कहा, क्या 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 कह रही हैं आप? मैंने कब भागने की कोशिश की और मैं भागूंगा क्यों? लेकिन तभी जिया ने जमीन पर पड़े बख्तावर और उसके आदमियों को देखकर बेरहमी से समर को घूरा और ठंडे स्वर में पूछा, तुम भागे नहीं थे या नहीं भागे थे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम ये बताओ, ये जमीन पर पड़े आदमियों को क्या हुआ है? और फिर उसने बख्तावर के हाथ को देखते हुए कहा, ओह, इसका तो हाथ भी टूटा हुआ है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? वो निश्चित रूप से समर को अच्छी तरह जान गई थी। पिछली बार जब उसने समर को देखा था तब वो उसके साथ होटल में थी, वो भी बिना कपड़ों के। हालांकि उनके बीच कुछ हुआ नहीं था, लेकिन समर ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया था, जिसकी वजह से वह समर से बहुत नाराज थी। समर ने अपनी आंखें घुमाई और मन ही मन सोचा, ये लड़की हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। इस बार इसके कुछ मजे लेता हूँ। ऐसे तो ये मानेगी नहीं। जिया को चिढ़ाने का फैसला करते हुए समर ने उससे कहा, जान, तुम अपने पति पर ही गन तान रही हो? क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो? मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर। क्या जान? और ये कहते हुए समर ने अपना चेहरा ऐसे कर लिया जैसे वो बहुत दुखी और निराश है। उसका यह नाटक बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था। लेकिन जिया उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई। जिया अवाक रह गई थी। उसके दिल में एक गुस्सा गरज रहा था। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, हैं, मेरा पति? तुम मेरे पति कब बने? हमारी शादी भी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो समझ गई थी कि आदमी बहुत बेशर्म है। जानती तो वो पहले भी थी कि समर एक बदतमीज आदमी है, लेकिन उसने ये कभी सोचा नहीं था कि वो इतना बेशर्म होगा। वो इतने सारे लोगों के सामने उसके साथ छेड़खानी कर रहा था और वो ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी।
उसे इस आदमी को कड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिया का चेहरा लाल हो गया था और वो अपने सफेद दांत भींच रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें देखकर वो देखा तो गुस्से से भर गई थी। उसने गुस्से में समर को देखते हुए कहा, क्या? कौन कौन पति? कैसा पति और किसका पति? कौन है तुम्हारी पत्नी? अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और भड़की हुई आग एक ज्वाला की तरह थी और उसके सामने खड़े आदमी को जलाने के लिए बेताब थी। तभी समर ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, जिया, तुम मेरे साथ एक होटल में है, एक ही कमरे में थी। इससे इनकार मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। जिया, मैं तुमसे नाराज हूं। समर ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो, मानो सामने खड़ी उस लड़की ने उसके साथ बहुत अन्याय किया हो। उसके इस मासूम से चेहरे को देखकर और उसकी बातों को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दुखी हो गए। उसकी एक्टिंग डेफिनेटली बहुत बेहतरीन थी और इस एक्टिंग के लिए उसे कम से कम एक फिल्म फेयर अवार्ड तो मिलना ही चाहिए था। जिया के पीछे खड़े दोनों कांस्टेबल ने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या यह सच था कि उनकी हिंसक और खूबसूरत इंस्पेक्टर उनके सामने वाले लड़के की पत्नी थी? दोनों अपने दिल ही दिल में गॉसिप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। हालांकि उनकी इंस्पेक्टर को ट्रैफिक पुलिस टीम में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन अभी भी उनके सीनियर ऑफिसर्स ने उन्हें कल से दोबारा क्राइम ब्रांच में वापस ज्वाइन करने का ऑर्डर दे दिया था। इसलिए जब दोनों कुछ देर पहले ही एलआईजी रोड पर जिया से मिले तो उसके साथ यहाँ तक आ गए थे। जिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसके सुंदर चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई दे रहे थे और उसने गुस्से में समर पर चिल्लाते हुए कहा, अपने हाथ अपने सिर के पीछे बांधो, घुटनों के बल बैठ जाओ अभी के अभी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दर्जनों लोग जमीन पर पड़े हुए थे। कुछ के हाथ टूटे हुए थे, कुछ के पैर। ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने बेरहमी से मारा है और यह बहुत बड़ा क्राइम था। इसके लिए व्यक्ति कम से कम 4 साल की सजा भी भुगत सकता था। हालांकि जिया को नहीं पता था कि समर और इस गैंग के बीच में कनेक्शन क्या था, लेकिन उसे यह पक्का यकीन था कि घायल लोगों का इस लड़के से कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर ही होगा, क्योंकि समर और उसके पीछे खड़ी लड़की के अलावा बाकी सभी घायल थे और जमीन पर पड़े हुए थे। उस खूबसूरत और कोमल सी लड़की को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो तो इन बदमाशों को मार नहीं सकती थी, और उस लड़की के अलावा जो भी बचा था वो था ये बेशर्म लड़का। इसलिए जिया की नज़रों में समर प्राइम सस्पेक्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर था। जिया ने गन निकाली और समर के पास पहुंचते हुए उसने गन उसके माथे पर तानी और गुस्से में कहा, मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रही हूँ, अपने हाथ ऊपर करो, घुटनों के बल बैठ जाओ, और अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। हालांकि समर पर उसकी बात, उसकी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बिना किसी डर के मुस्कुरा रहा था और उसे ही देख रहा था। वो सीधे तौर पर जिया को उकसा रहा था। जिया भी गुस्से में ही थी। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में समर का उसे ऐसे चुनौती देना उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो गया और वह एक पुलिस वाली थी। समर के व्यवहार से निसंदेह उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही थी। जिया का कोमल और सुंदर सा हाथ गन पकड़े हुए थोड़ा सा कांप भी रहा था। उसे डर था कि उसने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो गोली चल जाएगी। फिर भी उसने समर को एक बार और धमकी देते हुए कहा, अगर तुम अपने हाथ ऊपर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अब की बार तो जरूर गोली मार दूंगी। ईमानदारी से वह ऐसा करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन समर के व्यवहार ने उसे वास्तव में बहुत गुस्सा दिला दिया था। जिया की उंगली ट्रिगर पर देखकर समर के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। समर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और ठंडे स्वर में बोला, मुझे मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है जो मुझ पर गन तानते हैं। मैं तुम्हें गन नीचे रखने का मौका देता हूँ, जल्दी से कर लो, नहीं तो मैं अपने आप के काबू में नहीं रहूंगा। उसे जिया का ऊपर गन ताना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जो लोग अतीत में उस पर गन तान चुके थे वो सब नरक में चले गए थे। सौभाग्य से वो जिया को जानता था और उसने खुद उस दिन उसको वैसा देखा था। आखिरकार थोड़ा अपराध बोध तो था ही, नहीं तो वो कब की मर चुकी होती। समर की धमकी सुनकर जिया के खूबसूरत चेहरे पर गुस्से का भाव उभर आया। समर ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दी थी,
अगर लोगों को यह पता चल गया तो लोग उस पर हंसेंगे। तभी एक जोरदार आवाज आई। गुस्से में जिया का हाथ कांप गया और गोली चल गई। गोली समर के बगल से निकलकर सीधा जाकर पीछे दीवार पर जा लगी। समर और गोली के बीच सिर्फ 4 सेंटीमीटर का फासला था। अगर ये समर अपनी जगह से नहीं हिलता तो सीधा गोली उसके माथे पर लगती। समर ने गुस्से में आंखें घुमाई और मन ही मन सोचा, इस मंदबुद्धि लड़के ने तो सच में गोली मुझ पर चला दी। ये लड़की वाकई में पागल है। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर गोली चलाने की। तभी जिया ने एक बार और उसकी धमकी देते हुए कहा, अभी भी अपने हाथ ऊपर कर लो, नहीं तो अगली गोली सीधे तुम्हारे माथे पर लगेगी। मैं दोबारा तुमसे कहूंगी नहीं। समर को उसकी धमकी पर गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन कहा, लगता है अब जब मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा जब तक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर फिर से शैतानी मुस्कान आ गई। वो गुस्से में जिया की ओर बढ़ गया। समर को शैतानी मुस्कान के साथ अपनी ओर आता देखकर जिया थोड़ा घबरा गई। समर की मुस्कान उसको बहुत खतरनाक लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए थोड़ा कड़क आवाज में कहा, समर, देखो, विरोध मत करो, रुक जाओ और अपने हाथ ऊपर करो, पागल मत बनो। और तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो? वो ये कह तो रही थी, लेकिन साथ ही वो पीछे हटती भी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। समर ने जिया की धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसकी तरफ बढ़ता गया। हालांकि जिया का चेहरा नाजुक और सुंदर था। वो थोड़ी हिंसक थी, लेकिन वो अंदर से कामुक लड़की थी। समर को अपने करीब आता हुआ देखकर जिया थोड़ी डर गई। उसे हमेशा लगता था कि वो आदमी खतरनाक है। तभी एकदम से समर उसके सामने से गायब हो गया। उसने हैरानी से कहा, हैं? ये कहाँ गायब हो गया और कैसे? अभी अभी तो यहीं था, एकदम से कहाँ चला गया? जिया के चेहरे पर एक पहेली सी उभर आई। उसके सामने वाला आदमी एकदम से गायब हो गया था। असल बात यह थी कि वो कुछ देख भी नहीं पाई, वो गायब कैसे हो गया। जिया को लगा कि उसे निशाना बनाया गया है। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी, हे, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? उसने आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो पीछे समर खड़ा था। उसकी छोटी सुगड़ कमर को पकड़कर और उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत को देखकर असहज महसूस करते हुए जिया के खूबसूरत चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हो, तुम कमीने, तुम अपने ये गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। जिया ने अपने हाथ से गन उठाई और समर को गोली मारने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तब समर ने तेजी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और गन उसके हाथ से गायब हो गई। समर ने उसकी तरफ एक शैतानी नजर से देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गोली चलाने की? इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन जिया का ध्यान अभी भी समर के दूसरे हाथ पर था, जो अभी भी उसकी कमर पर था, और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने इस बार थोड़ा निवेदन करते हुए कहा, समर, प्लीज हाथ हटा लो ना। इतने सारे लोग देख रहे हैं, इनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रहेगी? प्लीज कमर से हाथ हटा लो। यह आदमी समर बहुत अजीब था और पलक झपकते ही उसने उसके हाथ से गन छीन ली, जैसे कोई जादू किया हो। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, तुमने अपने पति को गोली मारने की हिम्मत की, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और ये कहते हुए उसने जिया को पतली कमर को देखा और कसकर पकड़ लिया। उसके होठों की तरफ किस करने के लिए अपने होठ बढ़ा दिए। जिया के होठ चेरी की तरह थे, जिसमें थोड़ी सी मिठास भी थी, जिसे छोड़ना मुश्किल था। ये देखकर समर उसको किस करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जिया का सुंदर चेहरा एक पकी हुई चेरी की तरह लाल हो गया। उसने समर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, अरे अरे, छोड़ो मुझे, जाने दो, क्या कर रही हो तुम? लेकिन वो समर का विरोध कर रही थी और समर उसे और कसकर पकड़ रहा था। उसकी मर्दानगी की प्रबल हवा को सूंघते हुए वो अंदर ही अंदर लिप्त हो गई। तब एक हवा चली और दोनों के होठ एक दूसरे के करीब आ गई। अब समर भी खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया और उसने जिया के होठों पर अपने होठ रख ही दिए। उसको ऐसा करते देखकर पीछे खड़े कांस्टेबल ने अपने साथी से कहा, भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? उसने हमारी मैडम को किस कर लिया। दूसरे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? आखिर ये हो कैसे सकता है? पहले कांस्टेबल ने उसको एक चुटकी काटी और जिससे उसकी आह निकल गई।
उस कांस्टेबल ने चुटकी काटते हुए कहा, यार यार ये कोई सपना तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सच है। आखिर ऐसा हो कैसे गया? पीछे खड़े दो पुलिस अधिकारी चीख रहे थे, उनका दिल टूट गया था। उनकी आंखों में इधर जलन भी आ गई थी। जिया पुलिस स्टेशन की खूबसूरत महिला थी और उसके दिलों पर सबके राज करती थी। लेकिन अब पुलिस स्टेशन की खूबसूरती ने समर को किस कर लिया था। दोनों कांस्टेबल समर को नफरत भरी निगाहों से घूर रहे थे और प्राची भी उसको गुस्से से घूर रही थी। समर उसका क्रश था और वो उसके सामने ही किसी और लड़के को किस कैसे कर सकता था। प्राची ने मन ही मन अपने आप से कहा, समर, तुम बहुत बुरे हो। तुम ऐसे किसी को किस कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें किसी को किस करना चाहिए था तो वो मुझे करना चाहिए था। तुम्हारे पहले किस पर मेरा अधिकार था समर। वो उन दोनों को देखकर दुखी हो रही थी, लेकिन तभी उसने अपने सिर हिलाते हुए मन ही मन कहा, अरे अरे नहीं प्राची, तुम क्या सोच रही हो? तुम समर को ऐसे खुद को किस करने कैसे दे सकती हो? नहीं नहीं नहीं। उसका दिमाग उलझन से भर गया था। अगले ही पल उसको एक और ख्याल आया, लेकिन अगर समर तुम्हें किस करता तो क्या तुम मना कर देती? उसने एक पल को सोचा और आखिरकार निष्कर्ष निकाला कि अगर समर उसे किस करता तो वो चाहकर भी मना नहीं कर पाती। इससे उसका शर्मिला और कोमल सा दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे प्रत्याशा की एक झलक दिखाई दी। प्राची, तुम बहुत नोटी हो गई हो। तभी उसने अपने दिल ही दिल में बुदबुदाया। तभी जिया ने दोनों कांस्टेबल ने अपनी गन ऊपर उठा ली और गुस्से में समर की ओर तान दी। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कमीने, हमारे इंस्पेक्टर को अभी के अभी छोड़ दो, नहीं तो हम तुम पर गोली चला देंगे। समर इस मामले में उलझता ही जा रहा था। तभी उसने देखा दो पुलिस अधिकारी अपनी गन उसकी ओर तान रहे थे। इससे वो और ज्यादा असंतुष्ट हो गया। समर ने जिया को छोड़ दिया और वो बिजली की तरह से दोनों पुलिस अधिकारियों के सामने चला गया। उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और उनकी गन तुरंत गायब हो गई। दोनों पुलिस अधिकारी चौंक गए और एक साथ चिल्लाए, अरे अरे मेरी गन कहाँ है? इस आदमी ने अपना हाथ उठाया और उसकी गन गायब हो गई। ये जादू वो कर कैसे रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। और जब जिया ने देखा कि उसके दो अधीनस्थ गन भी छीन ली गई है और तो उसका नाजुक चेहरा सफेद पड़ गया। उसने समर की आंखों में देखते हुए कहा, समर, हमारी गन हमें वापस कर दो। गन एक पुलिस ऑफिसर का बॉडी पार्ट था और वो गन खो देते तो उन्हें पुलिस फोर्स से ही निकाल दिया जाता, क्योंकि वो उनकी गन जमा भी होती थी। दो पुलिस कांस्टेबल के कप्तान के रूप में चोरी की गई गन वापस लाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। लेकिन समर ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपकी गन नहीं देखी। वो ये कभी मानने वाला भी नहीं था कि उसने उनकी गन छीनी है। जिया गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोली, तुम तुम अभी झूठ बोल रहे हो। तुमने हमारी गन छीनी है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे कुछ भी करो, कहीं से भी लेकर आओ, हमारी गन हमें वापस करो। इस कमीने आदमी ने न केवल उनको फायदा उठाया बल्कि ऊपर से उनकी गन भी चुरा ली। जिया यही सोच रही थी। समर ने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए जिया से बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरी तलाशी ले सकती हो। ये कहते वो जिया के सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। जिया का सुंदर चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि गन समर के पास ही होगी। उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं मान रहे तो मेरे पास तुम्हारी तलाशी लेने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी गन तुम्हारे ही पास है। तुमने ही हमारी गनों को चुरा लिया है। उसने अपना नाजुक हाथ समर के जेब में डाला, ध्यान से तलाशी ले, लेकिन उसके पास उसको गन नहीं मिली। और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने हैरान होते हुए सोचा, क्या क्या इसके पास गन नहीं है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसी ने तो हमारी गनें चुराई हैं। आखिर गन गई कहाँ? जिया की चमकीली आंखें आश्चर्य से भर गई। उसका आकर्षक चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसने स्पष्ट रूप से समर को उसकी गन छीनते हुए देखा था, लेकिन उसने उसके पूरे कपड़ों की तलाशी ले ली, उसे गन नहीं मिली। एक बार तलाशी लेने के बाद जिया को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके पास गन नहीं है। उसने एक बार और तलाशी ली, लेकिन फिर भी गन नहीं मिली। हाउ कैन दिस पॉसिबल?
ये कैसे हो सकता है कि इसके पास गन न हो? उसने अभी अभी तो गन चुराई थी। और उसकी आंखें भर्म से भर गई थी। उसको ऐसे तलाशी लेता हुआ देखकर समर ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए और ऐसे नाटक करने लगा जैसे उसकी पत्नी उस पर विश्वास न कर रही हो और उस पर जुल्म कर रही है। उसने आंसू बहाते हुए कहा, मैंने मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी गन मेरे पास नहीं है। तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं रही जान? जिया का सुंदर चेहरा और गुस्से से लाल हो गया। उसने उस पर चिल्लाते हुए कहा, समर, तुम सच सच बताओ, गन तुमने कहाँ छिपा दी है? उसकी आंखों में आंसू थे और इतनी गुस्से में आ गई थी लगभग रो ही पड़ी थी, क्योंकि उसे अब अपनी गन की भी चिंता हो रही थी कि आखिरकार गन कहाँ चली गई है। उसकी बात पर समर ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहा, अगर तुम मेरे सामने मेरे आगे गन के लिए गिड़गिड़ाओगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे गन कहाँ है। ये लड़की हमेशा उसके रास्ते में आ जाती थी। समर को लगा कि उसे सबक सिखाना यही अच्छा टाइम है, और एक बार जब वो उस लड़के से जीत गया तो ये लड़की कभी भी उसके रास्ते में नहीं आएगी। उसने एक बार और कहा, मुझसे भीख मांग लो कि प्लीज मेरी गन लौटा दो, तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। जिया ने उसकी बात को गुस्से में सुना, और लेकिन उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, समर, समर प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे बता दो कि मेरी गन कहाँ है। बेचारी का चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया था। समर एक बहुत बुरे भेड़िए की तरह मुस्कुराया, जैसे वो अपने शिकार को देखकर मुस्कुराता है। उसने उस शैतानी हंसी के साथ कहा, मैंने तुम्हारी गन अपनी पैंट की बेल्ट में डाली हुई है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम देख सकती हो। समर की बात सुनने के बाद जिया का पहला रिएक्शन ये था कि समर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है और वो उससे लड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन जिया ने ध्यान से सोचा। जब उसने उसकी तलाशी ली तो उसने उसकी पैंट की बेल्ट देखी भी नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, हो सकता है शायद इसने गन वहां पर छिपा ली हो। जिया की पलकें कड़क हो गई और उसने अपनी हथेली को फैलाया। आखिरकार समर की बेल्ट में अटकी हुई 3 गनें मिल गई। वो गलती से समर के बहुत ज्यादा नजदीक आ गई थी, जिसके कारण वह शर्म और आक्रोश से लाल हो गई। समर ने शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, जिया, तुम बहुत नोटी हो, मेरे करीब आने के बहाने ढूंढ रही थी। लेकिन तभी जिया ने गुस्से में उसका हाथ धक्का दे दिया और कहा, कमीने, मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसने समर की ओर गन तान दी और इस बेशर्म आदमी को मारने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो गई थी। उसने ट्रिगर दबा दिया। उसने लगातार 2 गोलियां चलाई, लेकिन गन के अंदर एक भी गोली नहीं थी। समर के होठों के कोने मुड़ गए और उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो? मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा। समर के चुलबुले शब्दों का सामना करते हुए जिया ने अपनी आंखें घुमाई और उससे इस बात करने का इनकार कर दिया। उसने खाली गन की तरफ देखा और हैरान होते हुए कहा, हैं, ये गन से अब गोलियां कहाँ चली गई? उसे अच्छी तरह याद था कि गन के अंदर 10 गोलियां थी, और अब एकदम गन खाली कैसे हो सकती थी। समर थोड़ा मुस्कुराया, अपनी हथेली खोलते हुए बोला, शायद मुझे लग रहा है तुम इन्हें ढूंढ रही हो। उसके हाथ में पीतल की चमकदार गोलियां हिलोरे दे रही थी। जिया के होठ खुले के खुले रह गई। उसको जैसे किसी बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखें सदमे से भर गई। उसने समर को घूरते हुए कहा, ये ये गोलियां तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? समर बहुत ही ताकतवर था और जिया की पलकें कांप उठी। उसने अपने दिल में गहरा डर महसूस हुआ। समर न केवल एक के पल में उसकी गन छीन सकता था, बल्कि चुपके से गन में से गोलियां भी निकाल सकता था। इसे जादू तो नहीं कहूं तो क्या कहूं। कोई स्पेशल फोर्स का सिपाही भी उसकी बिजली जैसी स्पीड की बराबरी नहीं कर सकता था। शायद सिर्फ बिजली की ही बराबरी कर सकती थी। और समर ने ठंडी मुस्कान दी और एक ठंडे जानलेवा उपस्थिति का संचार कर दिया। उसने समर की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे किसी का ऐसे गन दिखाना, धमकी देना बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूं? तुम तो भगवान का शुक्र करो कि हम बाय चांस एक दूसरे से पहले ही जानते हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें कब का मार देता। उसकी बात सुनकर जिया ने अपने लाल होठों को ढक लिया और उसका चेहरा बिल्कुल
पीला पड़ गया। वो कांपने लगी। उसे लगने लगा था कि उसके सामने खड़ा आदमी एक सच में ही भेड़िया है, और वो ऐसा मेमना है जिसे भेड़िया भी कभी कभी टुकड़ों टुकड़े कर सकता था। जिया ने बहुत ही सावधानी से पूछा, समर, क्या तुम मुझे गोलियां लौटा सकते हो? गोलियां भी उसकी दूसरी जिंदगी की तरह थी। उसे वापस लेना ही था, इसलिए उसने बहुत ही सावधानी से, प्यार और इज्जत के साथ समर से रिक्वेस्ट की। उसे डर था कि कहीं समर उसकी बात का बुरा न मान जाए और वो उसकी गर्दन न पकड़ दे। समर ने हाथ से पकड़ी हुई गोलियों को ऊपर उछालकर करतब दिखाते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ जरूर, लेकिन पहले तुम्हें मुझे डार्लिंग कहना होगा, वरना गोलियों के बारे में सोचना भी मत। हालांकि जिया का चेहरा लाल हो गया तो शराब की तरह सुर्ख हो गई थी। फिर भी उसने अपनी नाराजगी और गुस्से को दबाते हुए समर को बिना किसी नखरे के साथ कहा, डार्लिंग, प्लीज मुझे गोलियां वापस कर दो डार्लिंग। उसके मुंह से डार्लिंग सुनकर समर मुस्कुराया और जिया को गोलियां थमाते हुए बोला, वेरी गुड, ये लो डार्लिंग, तुम्हारी गोलियां। जिया ने उसके हाथ से गोलियां ले ली। अपने भौहें सिकोड़ते हुए नीचे गिर पड़े अपने गैंग के आदमियों की तरफ इशारा करते हुए समर से पूछा, क्या क्या इन सभी को तुमने मारा है? उसे अभी पता चल गया था कि समर कोई साधारण आदमी नहीं है, एक मार्शल आर्ट फाइटर है। इस बात के पूरे पूरे चांसेस थे कि इन सभी को उसने ही मारा होगा। वो उसे हिरासत में ले सकती थी और उसे पुलिस स्टेशन ला सकती थी, बशर्ते उसे इसे स्वीकार करना होगा। जिया ने गुस्से में सोचा, इसे इसके किए की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। ये ऐसे कैसे किसी पर वार कर सकता है और किसी लड़की को ऐसे धोखा दे सकता है? लड़कियां पन्ने पलटने में बहुत तेजी से अपना चेहरा बदल देती हैं। जिया निश्चित रूप से उनमें से एक थी और गोलियां मिलते ही वो अपना बिल्कुल अलग ही इंसान बन गई थी। समर ने अपना सिर हिलाया और ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने उन्हें चोट पहुंचाई है। उसने मना करते हुए कहा, इनकी इस हालत का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ। ये तो खुद ठोकर खाकर गिर गए शायद। वो अच्छी तरह से जानता था कि जिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत ढूंढ रही है जिससे वो उसे जेल में डाल सके। इसलिए वो उसे खुद ही अपने खिलाफ सबूत कैसे दे सकता था। जिया ने आंखें मूंदते हुए तिरस्कार से कहा, ओह, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिर्फ ठोकर खाने से किसी की वजह से किसका हाथ टूट सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कल की पैदा हुई बच्ची हूँ? मैं तुम्हारी बात पर यकीन न करूं। माना कि एक आदमी ठोकर खाकर गिर जाएगा, ये भी उसका हाथ टूट जाएगा, लेकिन इतने लोग एक साथ कैसे ठोकर खाकर गिर गए और सभी के हाथ टूट गए, किसी के पांव भी टूटे हैं? रजिया समर का चेहरा देखकर हैरान थी। कोई इंसान इतनी आसानी से किसी की आंखों में से आंखें डालकर कैसे झूठ बोल सकता है? ऐसे आदमी को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराकर बख्तावर की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो तुम उससे पूछ सकती हो। उसका नाम बख्तावर है। तुम लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। बख्तावर? जिया ने ध्यान से देखा और पाया कि जिसका हाथ टूटा हुआ वो वास्तव में बख्तावर था। वो निश्चित रूप से जानती थी कि वो कौन है। ईगल गैंग का सरगना और एक कुख्यात गुंडा जिसके अधीन कम से कम 10 से ज्यादा गैंग काम करते थे। जिया ने बख्तावर को गुस्से में देखा और ठंडे स्वर में पूछा, बख्तावर, तुम ही बताओ, तुम्हें इतनी बुरी तरह से किसने पीटा है? बख्तावर ने उसका सवाल सुनकर मन ही मन सोचा, अब ये क्या बकवास है यार। क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि हमें इस शैतान ने पीटा है? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम इतना बेवकूफाना सवाल कैसे पूछ सकती हो? जब उसने कुछ नहीं कहा तो जिया ने एक बार फिर पूछा, बताओ बख्तावर, किसने मारा है तुम लोगों को? लेकिन बख्तावर ने समर का सामना किया था। वो जानता था कि वो कितना डरावना है, इसलिए वो कांप रहा था और अब वो मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। पुलिस ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ दिनों के लिए जेल में बंद कर सकती थी, लेकिन अगर उसने समर का नाम लिया तो जिंदा उसे छोड़ेगा नहीं। जब समर एक मिनट में उन लोगों को मार सकता है तो वो उसको तो चुटकी बजाकर ही खत्म कर देगा। अंत में उसने जिया को बताया कि वो खुद ही गिर गया था। उसका बयान सुनकर जिया पागल हो गई थी। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। तभी ट्रिंग 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 जिया का फोन बज उठा। उसने तुरंत अपनी जेब में से फोन निकाल कर देखा तो पुलिस स्टेशन से एसपी मयंक का कॉल आ रहा था। जिया ने फोन उठाते ही कहा, हेलो,
हेलो सर, बताओ क्या बात है। आगे से एसपी ने कहा, जिया, अभी के अभी पुलिस स्टेशन वापस आओ। जिया ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, सर, मैं अभी एक केस निपटा रही हूँ, मुझे वापस आने में टाइम लगेगा। उसकी बात सुनकर एसपी ने कहा, नहीं जिया, अभी के अभी वापस आओ। हमारे पास एक इमरजेंसी केस आया है। शहर के बाहर एक लड़की का मर्डर हो गया। अभी के अभी वापस आओ और उस केस की इन्वेस्टिगेशन करो। ये मेरा ऑर्डर है। जिया के पास अब कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने कहा, यस सर, मैं अभी आ रही हूँ। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया और उसे अपनी टीम के साथ तुरंत वापस जाना पड़ा। हालांकि जिया ने जाते समय समर को एक कठोर नजर से देखा, क्योंकि वो अभी भी अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रही थी। उसके जाने के बाद समर ने बख्तावर की तरफ बढ़ते हुए कहा, बख्तावर, अग्रवाल इंडस्ट्रीज का 1 करोड़ रुपए कर चुकाने का समय आ गया है ना? क्या सोच रहे हो तुम? ये कहते हुए उसने उसका मजाक उड़ाया। समर से नजरें मिलाने के बाद बख्तावर कांप उठा और पागलों की तरह सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, हाँ भाई, मैं मैं अभी के अभी पैसे मंगवाता हूँ। बख्तावर दौड़कर अंदर से एक काले बैग से 1 करोड़ रुपए कैश लेकर आया और उसे सावधानी से समर को थमा दिया। समर ने उसे पैसों का बैग लिया। चेक करने के बाद प्राची का हाथ थामते हुए बोला, प्राची, चलो, हमें हमारे पैसे मिल गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। और उसके साथ लेकर ढाबे से बाहर आ गया। वो प्राची को अपने साथ बाइक पर बिठाकर अग्रवाल इंडस्ट्रीज की तरफ चल पड़ा। हालांकि समर को नहीं पता था कि उसने कई किलोमीटर दूर एक तहखाने में उसके खिलाफ साजिशें चल रही होगी। तहखाने में सिर्फ एक मंद मोमबत्ती की रोशनी जल रही थी। वहां एक मजबूत शरीर और सख्त नाक वाला आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन वो ठंडा दिख रहा था। उसके शरीर में ठंड का एक तेज एहसास घुला हुआ था, जिससे सभी डरे जा रहे थे। टाइगर किंग, टाइगर किंग, मैं असफल हो गई, जो ये बोल रही थी। और पॉइजनस स्पाइडर अपने हाथों पर पट्टे बांधे घुटने के बल बैठी हुई थी। वो इतनी डरी हुई थी कि वो खुद को पसीने से तर तर होने से रोक नहीं पा रही थी। पॉइजनस स्पाइडर से बेहतर कोई नहीं जान सकता था कि टाइगर किंग कितना भयानक होगा। वो एक क्रूर और क्रूर जानवर था। टाइगर किंग ने 2 डिस्ट्रॉयर बॉल्स को पकड़े हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें पता था, तुम्हें पता था कि अगर तुम असफल हो गई तो नतीजा क्या होगा, है ना? पॉइजनस स्पाइडर का चेहरा पीला पड़ गया। वो जानती थी कि टाइगर किंग हारने वालों में से उनको सबसे ज्यादा नफरत करता है और निश्चित रूप से उन सभी को अभी मौत की सजा ही देगा। इसलिए उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, टाइगर किंग, प्लीज, प्लीज मुझे एक और मौका दे। मैं इस बार शैडो किंग को जरूर मार दूंगी। टाइगर किंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, "हं, तुम तुम शैडो किंग को कभी नहीं मार पाओगे। पॉइजनस स्पाइडर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, टाइगर किंग, मैं उसे मार नहीं सकती, लेकिन मैं उसकी पत्नी को मार सकती हूँ और उसे जीवन भर कष्ट में डाल सकती हूँ। प्लीज, प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए। टाइगर किंग ने उसकी बात ध्यान से सुनी और थोड़ा सोचते हुए कहा, ओके, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, लेकिन अगर तुम फिर से असफल हुई तो तुम क्या करोगी? टाइगर किंग ने अपना हाथ हिलाया और अपनी बात पूरी करने के बाद पॉइजनस स्पाइडर को जाने के लिए कहा। अंधेरा तहखाना फिर से शांत हो गया। टाइगर किंग को समर की शादी और उसकी पत्नी के बारे में पहले से सब कुछ पता था। हालांकि समर को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी को मारने की प्लानिंग की जा रही थी। समर ने गाड़ी चलाते हुए देखा कि उसके पीछे प्राची उदास बैठी थी। इसलिए उसने उससे पूछा, प्राची, तुम दुखी क्यों हो? जब से वो ढाबे से निकले थे, तभी से प्राची दुखी हो रही थी, मानो उसे किसी बात से परेशानी हो रही हो। प्राची ने पीछे की सीट से समर को पकड़ते हुए वहीं से कोड़ी और धीरे से पूछा, समर, तुम्हें तुम्हें कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है, मैं या वो पुलिस वाली? समर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने जो कहा उसे वो मजाक लगा। आखिरकार उसे जवाब मिल गया। प्राची पुलिस वाले से जलन करती थी। तभी उसने धीरे से कहा,
तुम प्राची निश्चित रूप से उससे ज्यादा सुंदर हो। वो पुलिस वाली तो शेर की तरह आक्रामक है, पर हमेशा मुझे परेशान करती रहती है, हमेशा मेरे रास्ते में आ जाती है। समर लड़कियों की तारीफ बहुत अच्छे से करता था। बेशक वो प्राची की चापलूसी कर रहा था, लेकिन जब उसने पुलिस वाली के बारे में उल्ट कहा तो उसकी बात सुनकर प्राची हंसने लगी। उसके हंसने का तरीका खिलते हुए फूल की तरह सुंदर था। जिस बारे में बात हो रही थी, और पुलिस वाली वाकई में आक्रामक थी, जो किसी पर भी अपनी गन तान देती थी। और समर द्वारा किए गए वर्णन बिल्कुल मेल खा रही थी। इसके अलावा प्राची भी खुश थी कि समर की नज़र में वो ज्यादा सुंदर थी। प्राची ने अपनी मुट्ठी कसी और मन ही मन खुद से कहा, यस, यस, तुम कर सकती हो प्राची, तुम उसकी नजरों में सबसे सुंदर हो। समर ने तभी बाइक का एक्सीलेटर घुमाया और अग्रवाल इंडस्ट्रीज की ओर तेजी से चल पड़ा। ढाबे पर इतना समय बिताने के बाद दोपहर हो चुकी थी। उसे अपनी शिफ्ट खत्म होने से पहले ही जल्दी से कंपनी वापस जाना ही था। आधे घंटे बाद आखिरकार समर कंपनी पहुंच ही गया। समर ने मुस्कुराते हुए बाइक को पार्किंग की ओर बढ़ाते हुए प्राची से कहा, प्राची, तुम सेल्स डिपार्टमेंट में जाओ, मैं ये बाइक उस मोटे को देकर आता हूँ। समर ने कहते हुए प्राची दूसरी मंजिल की तरफ देखते हुए कहा, ओके ठीक है, तुम भी जल्दी से आ जाना। और ये कहते हुए दूसरे मंजिल पर सेल्स डिपार्टमेंट में वो चली गई। समर ने मोटरसाइकिल पार्क की और चाबी लेकर वापस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में चला गया। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इमारत की और नॉर्थ ईस्ट में स्थित था, और ये 100 वर्ग मीटर से भी ज़्यादा जगह में फैला हुआ था, और इसमें 20 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड थे। सिक्योरिटी गार्ड रोहन ने समर को आते हुए देखा तो उसकी तरफ भागा और उसके पास आते हुए बोला, यार, वाह, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। उसे लगा कि समर बस थोड़े समय के लिए बाइक की जरूरत के लिए लेकर गया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो पूरा दिन वापस ही नहीं आएगा। उसे दोपहर में डायरेक्टर से भी डांट पड़ी, क्योंकि उसने लंच टाइम में उसे जाने के लिए मना कर दिया था। समर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी रोहन भाई, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन मैं जिस काम के लिए गया था वो हो गया, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें एक ट्रीट है। और चाबी उसे वापस दे दी। उसकी बात सुनकर रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, ओके ठीक है भाई, तुम मेरा फ़ोन नंबर ले लो और मुझे फ़ोन कर देना। समर को अपना नंबर बताना शुरू कर दिया। समर ने अपना अपना नंबर उसको दे दिया। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। शिफ्ट खत्म होने ही वाली थी। मोटे आदमी को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सफाई पूरी करनी थी और समर को भी सेल्स डिपार्टमेंट में वापस जाना था। हालांकि इस समय सेल्स डिपार्टमेंट में प्राची प्रणव के ऑफिस में पहुंच चुकी थी। प्रणव ने प्राची को देखते ही पूछा, प्राची, क्या तुमने ईगल गैंग से 1 करोड़ रुपए लेकर आई हो? और साथ ही वो प्राची की तरफ गंदी नजरों से भी देख रहा था। प्राची ने उसकी आंखों में हवस देख ली थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, यस सर, मैं उनसे पैसे लेकर आई हूँ। प्रणव ने हैरान होते हुए पूछा, ओह, तो कहाँ है पैसे? प्राची ने जवाब देते हुए कहा, मिस्टर समर के पास है पैसों का बैग, बस वो 1 सेकंड में आ रहे हैं। प्राची अपनी मुट्ठी भींचते हुए पीछे हट गई। वो उसे देखकर ढील डर रही थी। प्रणव ने उसे घूरते हुए कहा, प्राची, क्या तुम जानती हो, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी तो क्या होगा? प्राची ने हैरान होते हुए पूछा, क्या क्या मतलब है आपका? प्रणव ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मेरा मतलब बहुत आसान है। समर तो ईगल गैंग से कभी पैसे लेकर आ ही नहीं सकता। तुम मुझे झूठ बोल रही हो, और इस झूठ का तुम्हें पता है तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा। प्राची ने तभी थोड़ी कड़क आवाज में कहा, सर, सर, मैं सच कह रही हूँ, समर सच में पैसे लेकर आ रहा है। प्राची ने प्रणव को समझाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि इस बात पर प्रणव को कोई भी विश्वास नहीं करेगा। प्रणव ने भी वही किया और उल्टा उस पर चिल्लाते हुए कहा, प्राची, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। अभी भी मेरे पास तुम्हारे लिए दो विकल्प है, या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या अग्रवाल इंडस्ट्रीज को छोड़ दो। प्राची ने फिर एक बार कहा, सर, मेरा यकीन करो, समर पैसे लेकर आ ही रहा है। तभी प्रणव ने व्यंग भरे स्वर में कहा, ओह,
अगर मैं तुम्हारा विश्वास न करूं तो क्या तुम करोगी मुझ पर? और उसने प्राची की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। धमाका! तभी अचानक समर ने दरवाजा खोला और गुस्से में प्रणव के पास आया। उसने बाहर से उन दोनों के बीच बातचीत को सुन लिया था और प्रणव की बात सुनकर उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आदमी वास्तव में इस बेचारी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। कितना कमीना आदमी था ये। प्राची समर के पास गई और उसके आते ही रोने लगी। उसने रोते ही कहा, समर, समर ये। वो आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी, इतनी डर गई थी, क्योंकि प्रणव उसे लगातार मुसीबत में डाल रहा था। आज तो उसने कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी थी। प्राची को ऐसा रोता हुआ देखकर उसे तरस आ गया। उसने प्राची के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्राची, तुम डरो मत, मैं आ गया हूं। अब इसको मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। प्रणव ने समर को देखते हुए भौहें सिकोड़ी और धमकी देते हुए कहा, समर, ये मेरा ऑफिस है, तुम किससे पूछकर अंदर आए हो? वो इस बात से नाराज हो गया था क्योंकि ये लड़का अचानक अंदर आ गया और वो प्राची को किस करने के लिए ही जा रहा था। समर ने अपने हाथ में पकड़े हुए पैसों का बैग प्रणव की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं तो बस ये 1 करोड़ रुपए देने आया था। ये लो, 1 करोड़ रुपए कैश, हम ईगल गैंग से लेकर आए हैं। प्रणव को तब झटका लगा जब उसने बैग पर ईगल गैंग का लोगो देखा। उसमें 1 करोड़ रुपए कैश देखे। ईगल गैंग, ये सभी लोग कुख्यात गुंडे थे और अब तक जिन लोगों को प्रणव ने चेक लेने के लिए भेजा था उनके सभी के हाथ ईगल गैंग के गुंडे ने तोड़ दिए थे और वे अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती थे। इस आदमी के पास ऐसी कौन सी महाशक्ति थी कि वह उनसे वापस पैसा ले आया था? और उन गुंडों के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी, फिर भी वे पैसे वापस करने के लिए कैसे तैयार हो गए? चाहे समर पैसे कैसे भी लेकर आया हो, प्रणव तो इस बात से नाराज था कि उसने कर्ज के इस मुद्दे से प्राची को छुटकारा दिला दिया था। प्रणव के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। उसने सीधे सीधे प्राची को धमकाते हुए कहा, सुनो प्राची, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पैसे वापस मिले या नहीं। अगर तुम सेल्स डिपार्टमेंट में काम करना जारी रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड तो बनना ही होगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब करने दूंगा नहीं। और उसने अब अपनी हद पार कर दी थी। अगर वो उसका दिल नहीं जीत सकता था तो कम से कम उसे पर्सनल रूप से तो पा सकता था। समर प्रणव की बात सुनकर गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला, क्या आदमी है ये? तुम्हारे जैसे आदमी का अग्रवाल इंडस्ट्री में होना बहुत शर्म की बात है। आखिरकार तुम्हें रखा किसने? ये सुनकर प्रणव का कहला चेहरा काला पड़ गया। जब उसने समर को अपने ऊपर चिल्लाते हुए देखा तो उसने पागलों की तरह समर को धमकाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चिल्लाने की? मुझे लगता है कि तुम अब यहाँ काम नहीं करना चाहते। समर सेल्स डिपार्टमेंट में एक सामान्य कर्मचारी था और उसकी उस पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? दूसरी ओर प्रणव एक सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर जो उसका सीनियर भी था, लेकिन समर को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने प्रणव की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने तुमने मुझे धमकी दी, अब देख मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। समर ने इस घमंडी सनकी को सजा देने का फैसला कर लिया था। अब क्या करेगा समर उसके साथ? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या समर उसके साथ कुछ बुरा करेगा या उससे पहले कुछ और हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें। और मैंने जो आपको कहा है कि जो मेरे दोस्त नए जुड़े हैं वो एक एक कमेंट करके अपने गांव शहर का नाम जरूर लिखें। उनका नाम मैं कल अपने इस वीडियो में ज़रूर लेना चाहूँगा।